हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज ये ऑनगोइंग के ड्रामा है जिसका 3rd एपिसोड आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामा का नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। एंड गाइज अभी तक इसके एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिएगा। गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। व्हेन द फोन रिंग्स ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सेयोन अपने ऑफिस में उस किडनैपर के फोन का इंतजार कर रहा होता है और उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी इस काम पर लगा देता है ताकि वो इस बार उस किडनैपर को पकड़ ही ले। तभी एक डिलीवरी बॉय उसके ऑफिस के सारे सिक्योरिटीज को तोड़कर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से सियोन भी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सियोन को होश आता है तो वो अपने कलीग से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था ऑफिस में, और उसका कलीग उसे सारी बातें बताने लगता है। सियोन जैसे ही उठता है वो सबसे पहले अपनी वाइफ के बारे में ही पूछने लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ठीक है तो वो राहत महसूस करता है। आगे दोजी सियोन को बताता है कि इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर पुलिस को पता लग गया है कि वो किडनैपर आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। वैसे पुलिस को भी अभी भी उस बारे में ज्यादा पता नहीं चला है, वो भी अभी भी जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। सियोन कहता है उस किडनैपर ने मुझसे पंगा लिया और मेरे ऑफिस में आकर हमला किया है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसे लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं उस बंदे के बारे में इनडायरेक्टली पता जरूर लगाऊंगा। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर हेजू को सियोन के ऑफिस के धमाके के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वहाँ से सियोन आ जाता है, हेजू की तरफ आता है और वो उसे टेबल पर बिठाकर उसे काइंडली पूछने लगता है। उसे कहता है कि आजकल मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और ये सारा मामला तुमसे ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ पता लगाना है, इसीलिए प्लीज कोऑपरेट करो। और सियोन हेजू के थाई के तिल को देखने की कोशिश करने लगता है तो हेजू मना करने लगती है। तो सियोन उसे अपने बाहों में उठाकर उसे बेडरूम में लेकर आता है और वहाँ जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर हेजू उसे रोक लेती है। उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, क्या ये हमला उस किडनैपर ने किया है? तो सियोन कहता है कि हाँ, एक पागल इंसान ने मेरे ऑफिस में बम रख दिया था, इस वजह से ये धमाका हो गया। हेजू उसे सवाल पूछने वाली होती है तभी सियोन उसके हाथ नोट पेन छीन लेता है और कहता है तुमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना। क्या तुम उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं जानती? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता जो मुझे जानना चाहिए? तो हेजू कहती है मुझे उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सियोन कहता है कि अगर तुम्हें उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उस किडनैपर को तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और यहाँ पर हेजू फिर से तिल चेक करने की कोशिश करता है पर उसका ज़मीर उसे ये करने की इजाजत नहीं देता और वो यहीं पर रुक जाता है और हेजू उसे धक्का देती है। कहती है उस किडनैपर को मेरे बारे में क्या पता है और तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? उस किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और तुम पर हमला करने की कोशिश की, इन सारे मामलों में मेरा क्या लेना देना है जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तो सियोन कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हेजू कहती है कि नहीं। तो सियोन उसे कुछ कहने वाला होता है तो इतने में ही उसे दोजे का कॉल आता है। तो वो हेजू के ड्रेस को नीचे करता है और कहता है आज मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और सियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हेजू ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। आगे दूजे सियोन को बताता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की है, मामले में मुझे ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे हम उस किडनैपर तक पहुंच सके, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये सारा काम किसी सीरियल किलर का है जो आप पर 24 घंटे नजर रख रहा है, इसीलिए आपको सावधानी से रहना चाहिए। आगे सियोन हेजू के पास जाता है और उसका फोन मांगने लगता है। सियोन ये चेक करना चाहता था कि उसका फोन हैक हुआ है या नहीं। हेजू सियोन को फोन तो दे देती है पर बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, कहीं उसके करतूते सियोन के सामने ना आ जाए, ये सब सोच कर पागल हो जाती है। दूसरी तरफ यूरी सोंगवो की इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर रही होती है क्योंकि सोंगवो उन लोगों के चैनल पर एक क्राइम शो करने वाला होता है। यूरी सोंगवो के पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो इंटरव्यू में इन सबको दिखा सके। तो सोंगवो यूरी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर सारे क्रू मेंबर्स भी पूरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद सोंगवो उन लोगों को आधी स्टोरी सुनाकर वहाँ से चला जाता है, उसे हेजू के साथ डिनर करना था। दूसरी तरफ सियोन हेजू के फोन को पूरी तरह से चेक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि हेजू का फोन
हैक नहीं हुआ। जिसके बाद सियोन हेजू का फोन चेक करने लगता है, तभी उसे एक मैसेज आता है और वो किसी और का मैसेज नहीं बल्कि सोंगवू का ही मैसेज होता है। और उसे पता चलता है कि वो दोनों आज दोपहर को लंच के लिए मिलने वाले हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद सियोन जेलस हो जाता है, जिसके बाद सियोन अपना सारा काम धाम छोड़कर उसी रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाने लग जाता है। उतने में उसे यूरी की मैसेज आती है जो उसे अपने साथ लंच के लिए बुला रही होती है और सियोन इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाता है ताकि वो किसी भी तरह से हेजू के करीब जा सके। नेक्स्ट सीन में सोंगवू और हेजू लंच कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर यूरी आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोंगवू से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सोंगवू कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं और यूरा कहती है कि आप लोग अपना लंच एंजॉय करो। ये कहकर यूरा अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उतने में ही वहाँ पर सियोन आ जाता है। हेजू सियोन को देखते ही पूरी तरह से डर जाती है कि कहीं आप और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सियोन जैसे ही रेस्टोरेंट आता है तो वो सीधा हेजू के पास ही जाता है और हेजू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूरी जब देखती है कि सियोन हेजू को जानता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद आगे चारों मिलकर एक साथ लंच करते हैं। यहाँ पर सियोन सबको बताता है कि वो हेजू को इसलिए जानता है क्योंकि मिस्टर एम्बेसडर की पार्टी में ये एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर उसके साथ गई थी। जिसके बाद ये सारे लोग एक साथ लंच करना स्टार्ट करते हैं। वो अपने प्लेट में से सारे मीट काट कर हेजू को देता है ताकि वो अच्छे से खा सके। सियोन को ये सब कुछ देखकर जेलसी का दौरा ही पड़ जाता है, पर बेचारा जानबूझकर भी ये सारी बातें किसी को बता नहीं सकता कि हेजू उसकी वाइफ है। जिसके बाद सियोन सोंगवू के बारे में पूछने लगता है तो सोंगवू कहने लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और फिलहाल मैं यूरी के आने वाले शो में काम करने वाला हूँ। तो सियोन सोंगवू के बारे में और भी पूछने लगता है कि उसकी शादी हुई या नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो सोंगवू कहता है कि कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं है। तो सियोन जल्दबाजी में हाँ भी कह देता है। सोंगवू तो ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। हेजू ये सब कुछ देखकर पगला रही होती है और उसके हाथों से ड्रिंक भी गिर जाती है और सोंगवू उसमें उसकी हेल्प करने लगता है। जिसके बाद हेजू बाथरूम का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। इधर सियोन को भी देजू का कॉल आता है तो वो बात करने के बहाने से भी वहाँ से चला जाता है। उसका कॉल कट होते ही वहाँ पर हेजू आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे हो। तो सियोन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो हेजू कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे और सोंगवू के बीच ऐसा वैसा कुछ चल रहा है। तो सियोन कहता है कि क्या सच में तुम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ चल रहा है। हेजू उसे बताने ही वाली होती है कि सोंगवू उसके टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी सियोन उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है और बहुत ही अच्छा इंसान है। खैर छोड़ो, मुझे उस गधे से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों इतने सालों से एक साथ रहते हैं। तुम मेरे बारे में कितना जानती हो और मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और सियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उतने में ही हेजू को भी सेंटर से कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। आगे सेंटर में हाजिन उसे एक इंटरव्यू फॉर्म देती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना होगा क्योंकि ये मौका तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम मिल गया तो तुम्हारी लाइफ तो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो हेजू को समझ में नहीं आता है कि वो इस इंटरव्यू के लिए जाए या नहीं जाए और हेजू हाजिन को बताती है कि वो अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसका पति उसे मारना चाहता है। तो जब हाजिन ये सारी बातें सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता, उल्टा वो हेजू से कहती है कि तुम्हारा पति ऐसा नहीं चाहता होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा, इसलिए मैं गुस्से में ये सारी बातें कही होगी उसने तुमसे। तो हेजू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहता है, इसलिए ही मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो हाजिन कहती है कि अगर तुम अपने पति से सच में डिवोर्स लेना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि इस समाज में एक तलाकशुदा औरत की कोई इज्जत नहीं है और कोई भी उसे नहीं पूछता, और तुम्हारा जब डिवोर्स हो जाएगा तो तुम अपना खर्चा पानी कैसे उठाओगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनना होगा ताकि तुम इस समाज में खुद की एक अलग पहचान बना सको, और इसलिए तुम्हें इस इंटरव्यू में पास होना होगा, समझी। हेजू भी इसी बारे में सोचने लगती है क्या उसे ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ सियोन ऑफिस जाता है और देजू से कहता है कि वो सोंगवू की पूरी कुंडली निकाल कर लेकर आए, वो क्या करता है, कहाँ रहता है और उसकी पास्ट की स्टोरी क्या है। तो देजू जब उसका नाम सुनता है तो वो सियोन को बताता है कि ये एक बहुत ही फेमस बंदा है और वो एक साइकेट्रिक्स डॉक्टर भी है और उसका एक यूट्यूब पर चैनल भी है और इसने बहुत सारे क्राइम केसेस को सॉल्व भी किया है और इसकी पॉपुलैरिटी लड़कियों में बहुत ज्यादा है और आजकल ये एक क्राइम शो पर काम भी कर रहा है। और यहाँ पर देजू सियोन के सामने सोंगवू की खूब तारीफें करता है। सियोन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो देजू से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, मुझे बस उसके लाइफ के बारे में जानना है, इसलिए सब कुछ पता करो और मुझे बताओ।
ठीक है ना। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में है जो किडनैपर के कॉल से सियोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दे। तो सियोन हेजो को डाइवोर्स देने से मना करता है। उल्टा उस किडनैपर से वो ये कहता है कि मेरा और हेजो का डाइवोर्स हो जाएगा तो उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। हेजो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है और अपने इमेजिनेशन में सोचने लगती है कि वो सियोन को इसका क्या जवाब देगी। सियोन जब घर आता है तो हेजो से पूछता है कि क्या तुमने इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। तो हेजो इससे पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करूं? अगर तुम्हारे ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई तो सबके सामने मेरा चेहरा और मेरा नाम भी याद आ जाएगा। क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, क्या पता तुम्हें ये जॉब ना मिले। तो हेजो कहती है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और पूरी श्योर हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। तो सियोन कहता है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस का काम है, इतनी आसानी से यहाँ पर किसी को जॉब नहीं मिलती। तो हेजो कहती है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो क्या उसके आगे का मामला तुम हैंडल कर पाओगे? तो सियोन कहता है कि पहले देखते हैं कि तुम्हें जॉब मिलती है या नहीं, उसके बाद हम बाद में करेंगे। और सियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हेजो के रूम में ही सोने के लिए चला जाता है। सियोन को फिक्र हो रही होती है कि वो किडनैपर कहीं हेजो को कुछ कर ना दे। हेजो सियोन को अपने रूम में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सियोन से पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सियोन कहता है कि मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ पर आकर चुपचाप से सो जाओ। सियोन लाइट ऑफ करके सोने लगता है तो हेजो उसे सोने नहीं देती। तो सियोन हेजो से कहता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो तुम्हें मैं कुछ कर दूंगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कितने सालों से एक साथ है, जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो आज एक बेड पर सोने के बाद क्या ही हो जाएगा। और सियोन ये कहकर सोने के लिए जाता है पर हेजो उसे सोने ही नहीं देती। तो सियोन कहता है कि मैं अपनी पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि तुम मेरे साथ इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो सियोन यहाँ पर हेजो को बहुत ही प्रोवोक करने लगता है तो हेजो गुस्से में जाकर बेड पर सो जाती है और फाइनली ये दोनों पहली बार एक साथ एक बेड पर सोते हैं और आपको यहाँ पर इन दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे सियोन हेजो से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हादसा हुआ, तुमने जो भी बातें सुनी, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो सब दोबारा कभी भी नहीं होगा। तो हेजो अपने मन में सोचती है कि मैं वो बात कैसे भूल जाऊँ कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। और हेजो यही सब कुछ सोचते सोचते सो जाती है। यहाँ पर सियोन के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हेजो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है पर वो उसे बता नहीं पाता। आगे हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि हेजो बचपन से गूंगी नहीं थी, बल्कि उसकी माँ ने उसे गूंगी बनने पर मजबूर किया था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर हॉन्ग के बड़े बेटे की मौत हो गई थी और उनकी बड़ी बेटी बहरी हो गई थी और हेजो को बस कुछ खरोचे आई थी और इस वजह से हेजो की मॉम हेजो को गूंगी बनने में मजबूर कर देती है ताकि चेयरमैन को उन लोगों पर दया आ सके और हेजो की मॉम चेयरमैन के पैसों पर राज कर सके। आगे वो रिपोर्टर सियोन से पूछता है कि तुमने मुझे जिस कपल के बारे में बताया था, क्या उस कपल ने अपने वाइफ के बारे में चेक किया? क्या उसे पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर है या नहीं? तो सियोन उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को चेक नहीं किया क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना निकल जाए और वो उसे बर्दाश्त ना कर पाए। तो वो रिपोर्टर कहता है कि वो बंदा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है इसीलिए तो वो चेक नहीं कर पा रहा। आगे वो किडनैपर हेजो के रियल फादर को किडनैप कर लेता है और वो हेजो से कहता है कि मुझे पता है कि मेरा फोन तुम इस्तेमाल कर रही हो और अपने पति को ब्लैकमेल कर रही हो, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो हेजो उस किडनैपर को बताती है कि वो सियोन से डाइवोर्स चाहती है इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। तो वो किडनैपर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हेजो से कहता है कि तुम इसी तरह से कॉल करती रहो उसे और डिस्टर्ब करती रहो, अगर तुमने उसे कॉल करना बंद कर दिया तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे पापा के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। जो इस किडनैपर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है अपने पापा को सही सलामत देखकर बेचारी खूब फूट फूट कर रोती है। आगे वहाँ पर पुलिस भी आती है और वो हेजो से कहती है कि वो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करा दे ताकि वो जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ सके। हेजो पुलिस स्टेशन जाती है उस किडनैपर के बारे में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तभी वो किडनैपर पुलिस वाले का रेडियो हैक कर लेता है और हेजो को डराने की कोशिश करता है और उसे धमकी भी देता है कि उसे अपने पति को कॉल करना ही होगा। हेजो तो उस किडनैपर की आवाज सुनकर इतना डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वालों को कार रोकने के लिए कहती है। आगे हेजो कार से बाहर निकलकर खूब रोती है, वो इतना ज्यादा रोती है कि उसे अपनी पुटी किस्मत पर रोना आता है। इस पूरी दुनिया में उसके साथ ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करे। यही सब कुछ सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो तभी यहाँ पर सियोन की एंट्री होती है जो उसका साथ देने के लिए वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया हुआ होता है
आगे वो पुलिस वाला सियोन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सियोन को सल्यूट करता है और सियोन से पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सियोन उस पुलिस वाले से कहता है कि इस मामले के आगे की प्रोसेस मैं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ स्टेशन जाऊंगा। तो वो पुलिस वाला आखिरकार सियोन से पूछ ही लेता है कि आपका इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। तो आखिरकार सियोन सबके सामने बहुत प्राउडली कहता है कि हेजू उसकी वाइफ है। हेजू सियोन के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। एंड गाइस इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 3 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।